माई सेल्फ प्रशांत शुक्ला एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेट का है। मतलब केमिस्ट्री में 11th का बच्चा व्हेन मूव फ्रॉम 10th टू 11th स्टैंडर्ड जो सबसे पहला टॉपिक होता है, जो सबसे पहला चैप्टर होता है, दैट इज कॉल्ड मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट आज हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो 11th में मूव किए हैं उनके लिए सबसे पहले मैं एक लेआउट बना देता हूँ कि उनको क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं और क्या हमारा पैटर्न रहेगा कि जिससे क्या है कि हम सबसे पहले 11th में कौन कौन से चैप्टर जे के लिए पढ़ेंगे, मेडिकल के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 12th में पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट को शुरू करने से पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इन विच मैनर, इन व्हाट मैनर वी विल स्टडी about whole chemistry and how will we score the best rank by using chemistry within a limited time। ठीक है ना, कि हम किस तरीके से केमिस्ट्री को स्कोर करके जेई में एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड से 11th में आए हैं वो इतनी बात समझ लें कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, नाउ वी हैव जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूरी केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री है, नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखिए, हमको सबसे पहले सारी की सारी चीजें समझनी होगी। ऐसा ना हो बिन पतवार के नाव चली जा रही है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं। पहले हमको हमारे गंतव्य स्थान का बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमें वहाँ जाना है, इस तरीके से जाना है और फिर रेस लगाइए और फिर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाइए। तो केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड है ना, इट इज़ 11th एंड 12th। ध्यान रखना है पूरे 11th और 12th में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यही 3 पोर्शंस हैं। और आपको मैं बता दूं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो मेडिकल हो, कोई भी प्रिपरेशन होती है। यहाँ पर एक जरा आवाज़ आ रही है आप लोगों को, जरा आवाज़ का एक सिस्टम कनेक्ट कर देता हूँ मैं, शायद यहाँ पे यस, अब आवाज़ शायद थोड़ी सी और क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, शायद आवाज़ थोड़ी सी कम हो रही थी तो मैंने वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज़ कर दी है। तो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, दोनों कंडीशंस में 33% ये, 33% ये और 33% ये, तीनों का बराबर वेटेज होता है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि ये ज़्यादा पोर्शन आता था, ये ज़्यादा पोर्शन आता था, इसको लोग बहुत कम पढ़ते थे और काम हो जाता था। नाउ दीज डेज पैटर्न जो है हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड। एग्जैक्टली 33% आना है और पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, हर तरीके के कंसेप्ट को केमिस्ट्री अडॉप्ट करता है। मतलब इसके लिए देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीटली न्यूमेरिकल पोर्शन है, कंप्लीटली न्यूमेरिकल। जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी होगी, जिन बच्चों की मैथ्स, अच्छा आप सोच रहे होंगे मेडिकल वालों के लिए क्या होगा, तो 10th स्टैंडर्ड तक तो मैथ्स अच्छी अगर है तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। कंसेप्चुअल पार्ट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन, यानी कि आपकी मेमोरी पावर कितनी स्ट्रांग है वो इस बात पर डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से पूरा फुल मैन बना देगी आपको ये केमिस्ट्री। और 1 घंटे का पेपर होता है मेंस में और उसके बाद फिर एडवांस का पेपर होता है। और ध्यान रखना है कि जो 1 घंटे का पेपर होता है 1 आवर का, इसको हम 35 to 40 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। और अगर इतने टाइम में आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आप अंडर 1000 रैंक नहीं ला सकते। अंडर 1000 रैंक लाने वाले बच्चे कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम इस केमिस्ट्री से निकाल के फिजिक्स और मैथ्स को देते हैं। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि वो बड़े बड़े सवाल लिखे होते हैं, 2 मिनट पढ़ने में लगता है, 3 मिनट समझने में लगता है, 5 मिनट बाद पता चलता है कि हमारे बस का नहीं है, 5 मिनट बर्बाद हो गए। तो ये जो वेस्ट टाइम हो गया ना, हम यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। केमिस्ट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। आपको देखेंगे 2 सेकंड में पता चल जाएगा ये हमारे बस का है या हमारे बस का नहीं है।
तो इसलिए आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये एक पूरा स्कोरिंग पार्ट है। और 11th स्टैंडर्ड में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करूँगा आज से। तो 11th स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग पोर्शन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। पूरे 11th में फिजिकल केमिस्ट्री आप ऐसे समझ लो अप्रॉक्स 30 चैप्टर्स हैं इन तीनों को मिला के। 10 आप जैसे ऑन एंड एवरेज मान लो 30 चैप्टर हैं, जिसमें 15 चैप्टर 11th में हम पढ़ेंगे इन तीनों को मिला के, और 15 चैप्टर हम 12th में पढ़ेंगे इन तीनों को मिला के। ठीक है ना। 11th में डोमिनेट करेगी फिजिकल केमिस्ट्री, ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनिक, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोमिनेट करेगी, वहाँ पर इनऑर्गेनिक और फिजिकल थोड़ी थोड़ी है। ठीक है ना। तो हम आज से ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला सबसे खूबसूरत चैप्टर कौन सा? मोल कंसेप्ट। मोल का मोल अगर समझ लिया आपने तो ये मान के चलिए कि मोल कंसेप्ट इटसेल्फ तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ 4 to 5 चैप्टर्स एक्सेप्ट मोल कंसेप्ट, वो 11th में हो चाहे 12th में हो, मोल कंसेप्ट का वेटेज वहाँ पर, मतलब मोल कंसेप्ट का रिलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो चैप्टर्स भी आपको तभी अच्छे से आ पाएंगे जब तक आप मोल कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे। ठीक है ना। तो ये तो थी बेसिक बातें। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। क्या हम स्टार्ट करेंगे आज से मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना सभी को। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल वी हैव इन 11th स्टैंडर्ड 7 चैप्टर, 7 चैप्टर 11th में हैं और 5 चैप्टर 12th में हैं। तो 7 चैप्टर जो 11th में है, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो है मोल कंसेप्ट का। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो हेडिंग है दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। बहुत आसान चैप्टर, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि इससे आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है। और जो बच्चे थोड़े मैथ्स, वैदिक्स, मैथमेटिक्स, यूनिटरी मेथड्स अगर अच्छे से आते हैं तो फिर मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। कुछ भी नहीं है मोल कंसेप्ट में। ठीक है ना। अच्छा, मोल कंसेप्ट हम डायरेक्ट देखें, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे पढ़ा देते हैं ना कि 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 होता है। सबको पता है, दुनिया को पता है। क्या पता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, उनका ये मानना होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 क्वांटिटीज। डायरेक्ट लिख देते हैं ये, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिखने वाला। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मोल बराबर ये, मैं ये प्रूफ करूंगा कि इन विच मैनर, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस नंबर। ये नंबर आया कहाँ से, कौन सी कैलकुलेशन से ये नंबर आया, मोल आखिर बना कैसे, ये सारी बातें हम करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम मोल पर आएंगे। मतलब मोल की मूवी शुरू होने से पहले ट्रेलर आपको समझना होगा इसका। तो मोल कंसेप्ट को, मोल इट इज़ ए बेसिकली वर्ड। मोल मतलब समझते हो? मोल को अगर हिंदी डिक्शनरी में देखा जाए तो मोल को कहते हैं तिल। तिल मतलब ब्लैक ब्यूटी ऑन योर, मतलब ब्लैक स्पॉट ऑन योर फेस, है ना। एक तिल, चेहरे पर एक तिल हो तो खूबसूरती बढ़ जाती है, वैसे ही केमिस्ट्री की खूबसूरती मोल बढ़ा देता है। अदरवाइज सेकंड कास्ट ऑफ रैट को भी हम मोल कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मोल का मतलब कुछ और होता है। तो मोल को समझने से पहले हमको समझना होगा एटॉमिक मास। सबसे पहले एटॉमिक मास अगर नहीं समझोगे आप तो मोल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मोल में हम एटॉमिक मास यूज़ करेंगे। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफाइन करूंगा एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे किसी भी एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक मास होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बुक्स में एक डेफिनेशन लिखी होती है, द एटॉमिक मास इज द मास ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज मल्टीप्लाइड बाई द 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ द इट्स कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब समझ में आता है इस डेफिनेशन का। ये डेफिनेशन हम भी जब छोटे थे ना एकदम रट ली थी। सर ने पूछा था कि डेफिनेशन सुनाओ, मैंने बिल्कुल रटी हुई सुना दी। बच्चों, टीचर ने कहा वेरी गुड। मैं बैठ गया, ना खड़े होने पे समझ में आई ना बैठने पे समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ हम समझेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। इसके पीछे आपको एक छोटा सा लॉजिक समझना होगा। जैसे मान लिया हमने आपसे कहा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का मूवमेंट मैं बहुत स्लो रखूँगा शुरुआत में। बस एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, फिर तो हम शताब्दी बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए इन बातों को बहुत गहरे से समझिएगा। मान लिया मैंने कहा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। ये जो हमारा बोर्ड है ना, बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, तो आई थिंक इट इज़ अ 5 फीट, 5 फीट। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने क्या कहा, 5 फीट। दो बातों का खास ध्यान रखा, किसका, एक तो 5 और दूसरा फिट का। मतलब जब भी किसी चीज़ को आप डिफाइन करते हो तो वहाँ पर दो खास बातें ध्यान रखती हैं। नंबर 1 नंबर, और नंबर 2 यूनिट। ठीक है ना। तो नंबर और यूनिट अगर दोनों सही हैं तो फिर आप डेफिनेटली बता सकते हो कि हाँ भाई ये बात सही है। जैसे मैं पूछूं यहाँ से मुंबई कितने दूर है, मान लिया मैंने कहा यहाँ से मुंबई 360 किलोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल 360 किलोमीटर है फ्रॉम यहाँ से मुंबई। तो 360 है और किलोमीटर है, या मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से मुंबई 2 करोड़ इंच है, तो डेफिनेटली आपको हंसी आएगी। 2 करोड़ इंच का क्या मतलब होता है ना। तो नंबर भी गलत हो गया और यूनिट भी गलत हो गई। तो नंबर और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं जैसे सब्जी वाले के पास जाऊं और सब्जी वाले से कहूं भाई मुझे 2 लीटर आलू दे दो, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन एक बार आपकी शक्ल की तरफ जरूर देखेगा कि 2 लीटर आलू मांग रहा है। कपड़े वाले की दुकान पे जाएंगे और कहेंगे भाई 4 किलो शर्ट दे दो, तो डेफिनेटली हंसी आएगी। इसका मतलब है आप 4 भी गलत बोल रहे हो, 4 तो चलो सही, लेकिन किलो कहाँ पर कौन सी यूनिट यूज़ करनी है। केमिस्ट्री में हम ये नहीं कहेंगे, किसी केमिकल स्टोर में जाएंगे कहेंगे भाई 2 कुंटल मीथेन जो है तौल दो, 2 कुंटल मीथेन दे दो, या चलो 3 किलो इथेन दे दो, चलो 2 किलो क्लोरोफॉर्म दे दो, सबको सुखाएंगे हम, नहीं कह सकते। पढ़े लिखे आदमी, इसीलिए तो बनाया गया ना मोल कॉन्सेप्ट। हम मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए मोल कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने कहा कि इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो मैंने कहा 5 फीट है। तो 5 फीट इज़ नॉट साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है कि फिट, अब आप जैसे मान लिया मैं किसी जैसे मान लिया पीके मूवी देखी सभी ने, पीके मूवी का आमिर खान आ जाए और आमिर खान से कहा जाए कि भाई ये जो बोर्ड है 5 फीट का है, तो आमिर खान जानते हो क्या कहेगा, कहेगा 5 तो चलो फिर भी समझ में आता है, व्हाट इज़ द फिट, फिट क्या होता है, कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो मैं अगर उसको ये बता दूं कि भाई 1 फीट इतना बड़ा होता है, मैं उसको बता दूं 1 फीट इतना बड़ा होता है, लाइक दिस, तो अगर उसको ये पता चल जाएगा ना 1 फीट इतना बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका 5 टाइम्स ये बोर्ड की लेंथ है। और एग्जैक्टली यही साइंटिफिक डेफिनेशन है। जब वर्ल्ड में सबसे पहले जब फिट बनाया गया होगा तो 1 फीट इतना बड़ा है जो ब्रिटेन की म्यूजियम में रखा हुआ है। साइंटिफिकली मतलब ये लॉजिकली है कि कभी भी 1 फीट, तो 1 फीट की छोटी सी रॉड इतनी, उसको एक स्टैंडर्ड रॉड माना गया, दैट इज़ द लेंथ ऑफ 1 फीट, और उसको किसी म्यूजियम में सजा के रख दिया गया कि भाई ये ब्रिटेन के म्यूजियम में 1 फीट रॉड रखी हुई है। अब पूरे वर्ल्ड में जब भी फिट से रिलेटेड कोई चीज़ नापी जाएगी तो इस रॉड के रेफरेंस में मेजर की जाएगी। समझ पा रहे हो। तो अब हम क्या कहेंगे, तो नाउ द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 5 टाइम्स ऑफ दैट रॉड विच इज प्लेस्ड इन द म्यूजियम ऑफ ब्रिटेन, लाइक दिस। समझ पा रहे हो ना। मतलब एक रेफरेंस हमने मान लिया, एक रेफरेंस माना। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि आपका वेट कितना है, आपने कहा 70 kg, इसका मतलब है 1 kg का एक रेफरेंस माना गया होगा, और माना भी गया है, उसको किसी और म्यूजियम में रखा है, स्टैंडर्ड वैल्यू है वो, तो 1 kg का 70 टाइम्स आपका वेट है। तो यानी हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए हर एक चीज़ की एक रेफरेंस टर्म यूज़ किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जब एटम का वेट डिफाइन करने की बात आई, पीरियोडिक टेबल बनाया गया, सबने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल होती है, लेकिन उनके एटम्स का जब वेट डिफाइन करने की आई, एटॉमिक वेट डिफाइन करने की बात आई, तो ये कहा गया कि भाई इस एटम का वेट तो किलोग्राम ग्राम में डिफाइन ही नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है। तो इसके लिए भी कोई रेफरेंस मान लिया जाए और उस रेफरेंस को मानने के बाद उसके रेफरेंस में इस एटम का वेट निकाल लिया जाए। समझ में आ रहा है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि कौन सा एटम, तो फिर वहां पर यह हुआ कि भाई किस एटम को रेफरेंस माना जाए। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, एक बार जेईई में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हमने इस एटम को ही रेफरेंस माना क्यों। तो किस एटम को रेफरेंस रोल मॉडल माना गया, आप सभी को पता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ व्हाई द ओनली कार्बन हैज बीन चूज, कार्बन को ही क्यों चूज किया गया। तो कार्बन को चूज करने के कारण मतलब उसके पीछे 5 बेसिक कारण थे, और उस समय कहा गया कि जो 5 ये मेन फीचर्स वाला जो भी एलिमेंट सबसे ज़्यादा होल्ड करेगा उसको बेसिक रेफरेंस एलिमेंट मान लिया जाएगा, और उसके रेस्पेक्ट में सारे एटम का एटॉमिक वेट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना। कार्बन में कौन कौन सी 5 खास बातें थी। नंबर 1, पहली बात, दैट एटम इट शुड बी इजीली अवेलेबल अराउंड अस। ये बात आप नोट करके लिखते चलिएगा कि जो एटम हमारे चारों तरफ इजीली अवेलेबल है एज अ रेफरेंस मान लिया जाएगा। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इजीली अवेलेबल तो ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होता है। हाँ ठीक है, आगे के टर्म्स भी सुनिए। इजीली अवेलेबल अराउंड अस। नंबर 2, इट शुड नॉट बी हाईली रिएक्टिव।
नंबर 2, इट शुड नॉट बी हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब रिएक्शन इससे करवा रहे हैं इससे हो जाए, इससे करवा रहे हैं इससे हो जाए, नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी हाईली इनर्ट, ऐसा भी ना हो किसी से जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन ना हो, ठीक है ना। नंबर 4, इट शुड बी प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म, आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब इंडिविजुअली एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑक्सीजन O इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, O2 करता है, N नहीं करता, N2 करता है, ठीक है ना। और नंबर 5, इसका कोई आइसोटोप नहीं होना चाहिए, और अगर है तो ईजिली सेपरेट हो जाना चाहिए। उस समय कार्बन का कोई आइसोटोप नहीं था, लेकिन बाद में बनाया गया तो उसको कार्बन 12 कर दिया गया। अगर है तो पर्टिकुलर वो आइसोटोप ले लेना चाहिए, इसलिए कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट बनाया गया, ठीक है ना। और कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट बना दिया गया। अब उस समय कार्बन ही 75 to 80% प्रॉपर्टीज होल्ड करता था। अभी भी रिसर्च जारी है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट इनसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो उसको रेफरेंस बना दिया जाएगा कार्बन को। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा कार्बन के रेस्पेक्ट में सारी बातें की जाती हैं। ये पूरी सिचुएशन समझ में आ रही है ना आपको? डायरेक्ट रट्टा मत मारिए कि ये बराबर ये होता है और रट लिया। हमें कहाँ से ये चीज़ें आई हैं, बेसिक जब ओरिजिनेट मतलब ओरिजिनल पोजीशन कहाँ है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कार्बन को ले लिया गया। अब उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई कार्बन को रेफरेंस ले लिया, लेकिन अब उसकी यूनिट क्या ली जाए, किस में नापा, किस में जाए। मैं ये थोड़ी कहूँगा कि कार्बन 2 kg है, या चलो नाइट्रोजन 2 किलो तौल दो भाई, ऑक्सीजन 3 किलो दे दो। तो उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी? यूनिट की। तो कौन सी यूनिट की जाए? तो उस समय एक यूनिट आई, दैट इज व्हाट? दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। 1 एटॉमिक मास यूनिट को बनाया गया। क्या होती है 1 AMU? जरा गौर से समझना। कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट बनाया गया, कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट बना के कार्बन का एक एटम लिया गया, कार्बन 12 को लिया गया। कार्बन 12 का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मास होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 का एक पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, बहुत छोटा मास होता है। उस एटम के मास को लिया गया और उसको कार्बन को 12 बराबर बराबर छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। कितने? इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कार्बन एटम को लिया, उसका एक मास था जो भी था, उसको 12 टुकड़ों में बांट दिया गया। अब 12 टुकड़ों में जब बट गया ना, तो जो उसका एक टुकड़ा था वो कितना हो गया? 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। उसको कहा गया 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। बात समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? मैंने कहा कि ये अभी आएगा, पहले आप बात समझिए। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक पर्टिकुलर मास था जो कि एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया, 1.99 इंटू 10⁻³ 23 ग्राम। बहुत छोटा है, -23 ग्राम के फॉर्म में बहुत छोटा है। एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट यू हैव टू लर्न, आपको शुरुआत यहां से करनी होगी। एक कार्बन, वो कार्बन कितना था? 12 था, कार्बन 12 था, ठीक है ना। ये C12 था, उसका मास इतना होता है। इस कार्बन एटम को लिया गया और कहा गया कि इसके 12 बराबर बराबर छोटे टुकड़े कर दो। तो इसके 12 बराबर बराबर छोटे टुकड़े करने का मतलब क्या हो गया? 199 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना हो गया? इट इज कॉल्ड व्हाट? 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू आ जाती है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻ कितनी आएगी? -24 ग्राम आ जाती है। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, ये वैल्यू इतनी आ जाती है। नाउ इट इज व्हाट? इट इज 1 AMU। ये होती है 1 AMU की वैल्यू। यानी कि ध्यान रखना है कि जब भी किसी एटम का वेट निकाला जाएगा तो उस 1 AMU के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? मैं आपसे क्या कहूं? मैं आपसे कहता हूं कि ये बताओ कि मास ऑफ, देखिएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? आपने पढ़ा है 16, है ना। 16 होता है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। तो 16 जानते हो क्या है? यानी कि द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 1 AMU का 16 टाइम्स जो वेट होगा वो हमारा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा, यानी कि 16 AMU। हाँ भाई, क्लियर है? मास ऑफ सल्फर एटम इज व्हाट? कितना? ऑक्सीजन का 16 होता है ना, सल्फर का कितना होता है? 32 AMU।
मास ऑफ कार्बन एटम कितना 12 AMU। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है ना। यानी कि जब भी कोई रेफरेंस एलिमेंट बना दिया गया और रेफरेंस एलिमेंट बनाने के बाद एक यूनिट बनाई गई AMU, और जितने भी एलिमेंट थे पूरे पीरियोडिक टेबल में, जितने भी आप एटॉमिक वेट देखते हो ना, वो सब इस 1 AMU के रेस्पेक्ट में उससे ज्यादा होते हैं। कितने? हाइड्रोजन का 1 AMU। सॉरी, इतनी बात सबको समझ में आई कि भाई ये वाली सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन इतनी होती है। अब हमें ये बात समझनी होगी कि किसी भी, यानी मास ऑफ एनी एटम मस्ट बी इक्वल टू दैट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट इनटू AMU। अच्छा, एक बात और, ये 16 कहां से आया, 32 कहां से आया, इसको भी निकालने के बहुत तरीके हैं हमारे पास। नाउ वी हैव मोर देन 10 मेथड्स टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको आगे बताऊंगा। इस तरीके से ये वाली वैल्यू AMU के रेस्पेक्ट में आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा एक बात समझना, ये तो आपको समझ में आता है सारी बातें कि मास ऑफ एनी एटम मस्ट बी इक्वल टू दैट नंबर इनटू AMU। मतलब ये नंबर भी क्लियर हो गया और ये यूनिट भी क्लियर हो गई किसी भी एटम के मास को निकालने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा आगे समझिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मास ऑफ 1 कार्बन एटम की वैल्यू ये होती है, AMU की वैल्यू ये होती है। ये आप लर्न कर लो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। चलो इसको रब करते हैं, देखिए जरा थोड़ी सी बात आगे और बढ़ाते हैं। अब क्या करना है हमको, यहां पे जैसे मान लिया हमने आपसे कहा कि एक कार्बन एटम जो है हमारे पास, कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है 1.99 इंटू 10 टू की पावर -23 ग्राम, यही तो है। और कितना कार्बन एटम का मास होता है हमारे पास, कार्बन कितना होता है 12, हमने कहा था C12 है ना, कार्बन 12 था, कार्बन 12 आइसोटोप, तो कार्बन 12 आइसोटोप उस समय उसका वेट कितना था 12 ग्राम, जरा समझिएगा। तो नाउ द मास ऑफ कार्बन एटम क्या था 12 ग्राम था ना भाई। कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता, सभी को पता है। नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे कार्बन का 12 AMU होता है ना, तो उसी को 12 ग्राम भी कहते हैं। किसी भी AMU को हम ग्राम कह सकते हैं, ये मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा, ये प्रूफ करूंगा अभी। लेकिन आप इतना समझें कि मास ऑफ कार्बन एटम कितना 12 ग्राम होता है ना, मास ऑफ कार्बन एटम इज 12, ठीक है ना। अच्छा, और एक कार्बन एटम का मास कितना है 1.99 इंटू 10 की पावर -23। तो आप बता सकते हो यहां पर कार्बन के टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स कितने होंगे कार्बन के, टोटल एटम्स ऑफ कार्बन। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन समझ पा रहे हो। मास ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम है और एक कार्बन एटम का मास इतना है, तो वहां पर टोटल कितने कार्बन एटम अवेलेबल हैं। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, नहीं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो। देखो क्वेश्चन को ऐसे आसान भाषा में पूछोगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया यहां पर हमारे पास एक पूरा कंटेनर है जो 500 ग्राम का है, 500 ग्राम का है पूरा कंटेनर, 500 ग्राम का। इसके अंदर जानते हो क्या है, चॉकलेट्स हैं, और एक चॉकलेट का जो वेट है वो है 10 ग्राम। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा हूं। ये क्वेश्चन अब वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी दे दी ना, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, शायद कम समझ पे आ रहा हो, ये समझ में आएगा। 500 ग्राम का पूरा कंटेनर है, और मान लिया ये जो कंटेनर है ये वेटलेस है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, एक रैप केवल एक पन्नी से बंधा हुआ है ना, चॉकलेट से बना हुआ है। इसके अंदर एक चॉकलेट 10 ग्राम की है, 500 ग्राम का पूरा कंटेनर है। बता सकते हो कितनी चॉकलेट्स है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, तो आप यही कहोगे 500 डिवाइडेड बाई 10, कितना 50 चॉकलेट्स हैं इसके अंदर, यही तो कहोगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि एक हमारे पास कंटेनर है, इसका वेट कितना है 12 ग्राम है ना, मास ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर 12 ग्राम है, और एक कार्बन एटम का मास कितना है, एक कार्बन एटम का मास इतना है, एक कार्बन एटम का। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, बता पाओगे 12/1.99 इंटू 10 की पावर -23। हाँ भाई, क्या ये बात सबको समझ पा रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, बिल्कुल वैसे तो अप्लाई कर देंगे ठीक है ना। और इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे ना, तो एक मैजिकल बिल्कुल नंबर आ जाएगा। जानते हो कौन सा नंबर, ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर आ जाएंगे।
इतने नंबर आ जाएंगे। ये नंबर छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि कार्बन 12 ग्राम में कार्बन के टोटल इतने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इसका नाम एवोगैड्रो नंबर पड़ गया। एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर, ये साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए उनके सम्मान में इसका नाम रख दिया गया, एवोगैड्रो नंबर है। ये एवोगैड्रो नंबर यही होता है, इट इज कॉल्ड। अच्छा एक बात और, इस नंबर को बार बार बोलने से ये नंबर का एक नाम दे दिया गया, इस नंबर का एक नाम दे दिया गया, जानते हो क्या? दैट इज मोल। और कहा गया इस नंबर को हम मोल की तरह कहेंगे। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 12 चॉक होल्डर्स हैं, 12, बात समझ में आ रही है? मेरे पास 12 चॉक होल्डर्स है, तो मतलब क्या कहोगे? या मेरे पास 12 बोर्ड्स हैं, मेरे पास 12 गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे पास 12 बॉयफ्रेंड्स हैं। तो बार बार 12 कहने में अजीब सी फीलिंग आ रही ना, तो 12 मत कहो। आई हैव 1 डजन एक्स वाई जेड, आई हैव 1 डजन दिस, आई हैव 1 डजन। या मैं आपसे कहूँ कि मुझे 5 के आगे 5 जीरो इतनी सैलरी मिलती है, 5 के आगे 5 जीरो, या किसी को 6 के आगे 5 जीरो सैलरी मिलती है, तो आप 5 के आगे 6 जीरो क्यों बोल रहे हो? उसको 5 जीरो को हम बोलते हैं 1 लाख। तो अगर 5 के आगे 5 जीरो लगे हैं तो हम 5 लाख, उसका नाम दे दिया लाख, तो हम बोलेंगे हाँ 5 लाख सैलरी है, 6 लाख सैलरी है, 7 लाख सैलरी है। बात समझ पा रहे हो ना? तो मतलब उसको लाख नाम दे दिया है, तो वो तो 6 जीरो लगा दिया तो भाई 50 लाख हो गई, 7 जीरो लगा दिया तो 5 करोड़ हो गया। तो हर एक नंबर का एक नाम दे दिया गया ना। वैसे ही इतने बड़े नंबर 10⁻23 समझते हो? 10⁻23 अगर पैसा देखा जाए तो एक आदमी अगर गिनना चालू करे तो 15 साल में भी नहीं गिन पाएगा, इतना बड़ा नंबर है। इसीलिए इतने बड़े नंबर को बार बार बोलने से अच्छा इसको मोल कह दो, तो नाम दे दिया गया मोल। तो इसका मतलब हो गया कि 12 ग्राम कार्बन में इतने कार्बन के एटम्स होते हैं, और इसी को कहा जाता है 1 मोल। क्लियर हो रहा है सभी को? तो जब भी अगर मोल की बात आ जाए कि भाई जैसे डजन की बात आ जाए, तो डजन आपको क्लियर है ना? डजन मतलब बच्चे को भी पता है, डजन मतलब 12, लाख मतलब 5 जीरो, 10 लाख का मतलब 6 जीरो, 1 करोड़ का मतलब 7 जीरो। वैसे ही मोल का मतलब ये नंबर। क्लियर हो रहा है? आई थिंक ये बात आप सबको क्लियर हो रही होगी। अब जरा इस बात को देखो, इस बात को समझना जरा, मैंने क्या कहा। यहां पे जो हमने नंबर निकाला वो क्या नंबर निकाला? हमने कहा, देखिएगा, हमने कहा कि मास ऑफ कार्बन एटम कितना था? 12 ग्राम था ना, ठीक है ना? और इसी को हमने क्या कहा? इसी को यहां लिख रहा हूं, 1 मोल कार्बन एटम। समझना, 1 मोल कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम, यही तो था। और उसमें कितने नंबर्स थे? इसमें नंबर्स थे 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। इतने एटम्स अवेलेबल थे, यानी 1 मोल कार्बन एटम का मास ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम होता है, और इतने एटम्स अवेलेबल होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी एक मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। क्वांटिटीज लिख देता हूं मैं यहां पे, क्वांटिटीज। ये बात आपको अच्छे से नोट कर लेनी चाहिए कि 1 मोल किसी भी, मतलब जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 ना, जैसे ये 1 डजन इज इक्वल टू 12, वैसे 1 मोल इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल सेम। कुछ भी 1 मोल कुछ भी लगा दो, ये वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू सेम अप्लाई हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? मैं आपसे कहूं 2 डजन मतलब 24, 2 मोल मतलब 2 इंटू दिस वैल्यू। क्या समझ पा रहे हो ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है ना? तो यही तो एक मोल कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है कि यहां पर इन चीज़ों को ढंग से देखना है। अब मैं एक बिल्कुल फाइनल बात लिखने जा रहा हूं, इस बात को अच्छे से समझ ले, बिल्कुल फाइनल टर्म लिखूंगा, ठीक है ना? जैसे मान लिया हमने लिखा 1 मोल मान लिया 1 मोल इज इक्वल टू, यहां लिखा 6.023 इंटू 10⁻23। अब बता सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻23 मतलब इंटू 10⁻23, यहां क्या लिखूं मैं? यहां पे क्या लिखूं मैं? यहां पे मोल लिखूं, सॉरी यहां पर एटम लिखूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता हूं क्या? यहां पर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकता हूं क्या? यहां पर आयंस भी लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकता हूं?
तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि जैसे मान लिया मैं आपसे पूछूं 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 1 दर्जन बराबर 12 क्या, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 1 डजन इज इक्वल टू 12 इज वॉट, 12 क्या लिखूंगा? तो अब आप ये पूछोगे कि भाई 1 दर्जन क्या है, वही 12 होगा। 1 दर्जन बनाना बराबर 12 बनाना, 1 दर्जन एप्पल बराबर 12 एप्पल। तो ये बताओ यहाँ क्या है? समझ पा रहे हो ना? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। 1 मोल क्या है? 1 मोल, मान लिया यहाँ पर 1 मोल एक्स है, तो यहाँ पर ये एक्स है। तो ओवरऑल क्या है? ये एंटिटीज ही तो है। एंटिटीज मतलब क्वांटिटीज, यूनिट लिख दूं मैं, इतनी यूनिट्स होंगी, 1 मोल में इतनी यूनिट्स होती हैं। समझ गए ना? तो कभी भी अगर 1 मोल की बात की जाए तो ऐसा समझ जाइएगा कि मोल एक तरीके का नंबर होता है और जिस नंबर में इतनी वैल्यू होती है। बिल्कुल वैसे जैसे 1 लाख नंबर होता है जिसमें 1 के आगे 5 जीरो होते, 1 करोड़ वो होता है जिसके आगे 7 जीरो होते हैं। समझ गया ना? तो 1 मोल वो जिसके अंदर ये नंबर होते हैं। अब जरा एक बात समझो। अब यहां पर एक खास बात और, कुछ बुक्स में लिखा होता है, जैसे मान लिया मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब हो गया कि कितने? 16 AMU। 16 AMU, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब 16 AMU, और यही 16 AMU जानते हो कितना हो गया? 16 ग्राम ऑक्सीजन। इस बात को जरा गौर करिएगा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने। 1 मोल ऑक्सीजन एटम के बराबर, और ये बराबर किसके लिख दोगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने तो नंबर होंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में इतने नंबर होंगे, ये बात तो सबको समझ में आ रही है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम के बराबर इतने नंबर होंगे। वैसे ही इसका मतलब है ये 16 AMU, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन एटम है वो 16 टाइम्स होगा ना 1 AMU के। जैसे यहां पर देखो ना, यहां क्या था? हमने लिखा था 12 AMU, यही तो कार्बन का निकाला था। तो 12 AMU का मतलब क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स थे। और इसी को हमने क्या कहा था? 1 मोल कार्बन एटम। 1 मोल कार्बन एटम बराबर 12 AMU बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? समझते चलना जरा। 6.023, और यही 12 ग्राम के बराबर था। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये बराबर, ये 12 ग्राम कैसे लिख दिया आपने? तो आप ऐसा समझ लो कि कोई भी नंबर हमेशा AMU हमेशा ग्राम के बराबर ही होता है। नंबर सेम रहेगा, बस AMU को ग्राम में लिख सकते हो। जरा कैसे देखो, अगर जैसे मान लिया 16 है ना, तो 16 इंटू इसको ग्राम में बदलो तो AMU 1 AMU बराबर कितने ग्राम होता है? अभी मैंने लिखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻24, है ना। और 1 मोल एटम है तो क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। और ये जब कैलकुलेट करोगे ना पूरा, तो 16 ही आ जाएगा। देखो, किसी भी AMU को अगर ग्राम में बनाना है ना, AMU को ग्राम में बनाना है तो क्या हो जाएगा? 16 इंटू 1 AMU बराबर क्या होता है? 16 इंटू ये हमने कहा ना कि 1 AMU के रेस्पेक्ट में ही नापा जाएगा, तो 16 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है। अब इसको 1 मोल के अगर रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल मल्टीप्लाई करो 16 ग्राम। तो सीधा सीधा सा फंडा ये आ गया कि अगर जितनी भी वैल्यू AMU में है वही वैल्यू ग्राम में रहेगी। तो ये सिंपल सा फंडा हो गया कि AMU बराबर ग्राम वैल्यू कॉमन रहती है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होता। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा, समझना जरा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम है, 1 मोल सल्फर एटम है, 1 मोल फॉस्फोरस एटम है, ये ठीक है ना। तो 1 मोल कार्बन एटम का मतलब कितना? 12 ग्राम कार्बन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम। 1 मोल सल्फर एटम का मतलब कितना? 32 ग्राम। फॉस्फोरस कितना? 31 ग्राम। समझ पा रहे हो? AMU न लिख के डायरेक्ट ग्राम लिखो, क्योंकि कारण यह है कि हम सारी की सारी वैल्यूज ग्राम में लिखेंगे। तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम, किसी भी उसका 1 मोल बराबर 12 ग्राम के बराबर। 1 मोल नाइट्रोजन एटम बराबर 14 ग्राम, 1 मोल सल्फर एटम बराबर 32 ग्राम, एंड दिस वन। क्लियर है? अगर मैं आपको ग्राम बोल दूं तो आप मोल निकाल पाओगे ना उसका?
ठीक है ना। जैसे ये बात सबको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब जैसे मान लिया मैं आपसे कहूं कि मेरे पास लिखा है 4 ग्राम कार्बन एटम, 4 ग्राम कार्बन एटम है, बताओ कितना मोल होगा। 4 ग्राम कार्बन एटम है, कितना मोल होगा। तो आप क्या करोगे, 12 ग्राम में 1 मोल एटम होता है, तो इसलिए 4 ग्राम में कितना होगा। यूनिटरी मेथड देखो, 12 ग्राम में कितना होता है 1, इसलिए 4 में कितना होगा x, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x बराबर 4/12, कितना 1/3। बात समझ पा रहे हो ना। 12 में 1 होता है, इसलिए 4 ग्राम में कितना होगा। ठीक इधर से इधर पूछ रहे थे, अब मैं इधर से इधर पूछ रहा हूं, सेमी सिचुएशन है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन के आ गया ना। छोटा सा फॉर्मूला क्या बन के आ गया कि जो मोल होगा, अगर मुझे मोल निकालना है, इतने ग्राम में इतना मोल होता है, तो 4 ग्राम में कितना मोल होगा। तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट, यही तो है 4 ग्राम क्या था, गिवन वेट अपॉन 12 क्या है, यही तो हमारे पास एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट। इट इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोल। नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए कि मोल बराबर गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अगर आपको कोई वेट पता है और उसका एटॉमिक वेट पता है, उन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इट बिकम्स मोल। इसी को हम कहते हैं मोल। समझ पा रहे हो। चलिए नोट करिए, रब करते हैं इसको। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपको बताना है फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोल। आपको मोल बताना है। ए 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, बी 20 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, सी 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इन तीनों में बताना है इसके कितने कितने मोल होंगे, ठीक है ना। 20 सेकंड आपके पास है, आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसमें कितने कितने मोल होंगे। तो देखो, गिवन वेट 10 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, इट इज मोल ऑफ ऑक्सीजन। इधर क्या हो जाएगा 20 अपॉन कितना 31 मोल। इधर कितना हो जाएगा गिवन वेट 5 अपॉन कितना 1, इट इज व्हाट मोल। क्या क्लियर हो रहा है सभी को। तो कभी भी अगर आपको दिया हो वेट और पूछा जाए मोल, तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना, आसान। यानी कि किसी भी, अब गिवन वेट तो आपको पता ही होगा ना, गिवन वेट। और पीरियोडिक टेबल में सबका एटॉमिक वेट भी पहले से प्री डिफाइंड है। एएमयू के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, एएमयू के रेस्पेक्ट में वो पहले निकाल दिया गया है। और अब कभी भी आपने पूरी पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सबका दिया होता है। मोस्ट ऑफ द एटम्स आप याद कर लीजिए, अदरवाइज स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आपको हमेशा एटॉमिक वेट दिया होगा। तो एटॉमिक वेट हमेशा दिया होगा और गिवन नंबर आपको ऊपर लिखना होगा। तो गिवन नंबर अपॉन एटॉमिक वेट, दैट रेशियो इट बिकम्स मोल। इसी को हम कहते हैं मोल, ठीक है ना। और इसके अंदर एटम्स कितने होंगे, वही 6.023 × 10 की पावर 23। समझ गए। अच्छा, ये तो हमने मोल निकाला किसका, सिंपल एटम का, सिंपल एटम का। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एटम का ही मोल निकाल सको। हो सकता है कि एटम को मिला के एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाए। भाई आप समझो ना, मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे ये लिखा है HNO3, ये क्या है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, ठीक है ना। सारे एटम्स को मिला के होता है मॉलिक्यूल, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूल। अब ये बताओ कि इस मॉलिक्यूल में अगर मान लीजिए ये मैं कह दूं कि ये लिखा हुआ है 10 ग्राम, ठीक है ना, 10 ग्राम, और बताओ इसका मोल कितना होगा। तो मोल का मतलब होता है गिवन वेट। देखिएगा जरा, अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, गिवन वेट अपॉन, गिवन वेट अपॉन, वहां क्या था एटॉमिक वेट। अगर केवल हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, केवल नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन होता तो केवल ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इंटू 3। लेकिन यहां पर क्या है कि सभी का एटॉमिक वेट, यानी सभी के एटॉमिक वेट को ऐड कर देना होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, भाई एटम का एटॉमिक वेट तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ पा रहे हो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, गिवन वेट कितना है 10 ग्राम,
मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 48। समझ पा रहे हो? तो ये आ जाएगा 10 अपॉन ये वैल्यू 63, इट इज मोल, यानी 10 ग्राम HNO3 कंटेन्स 10/63 मोल्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर? और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, मतलब एक मोल में कितने क्वांटिटीज, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23, जैसे एक डजन में इतने होते हैं तो इतने मोल में कितने हो जाएंगे, 10/63 में कितने हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 10/63 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने आ जाएंगे टोटल हमारे पास एटम्स, मतलब इतनी टोटल वैल्यूज आ जाएगी, ये टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास, मतलब इतनी टोटल वैल्यू आएगी। यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, हमने केवल मोल निकाला है और एक मोल में इतने टोटल एटम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एटम्स देखा जाए हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम है, तो टोटल एटम कितने होंगे, 3 4 5, टोटल 5 एटम है, ये सारे मिला के 5 एटम है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ पर 5 के लिए काम किया जाएगा। भाई एक मोल तो ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए है ना, इस पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो सारे मिला के 5 एटम हो गए ना, है ना, और एक एटम के लिए इतनी वैल्यू होती है, तो 5 एटम के लिए वो 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इन सबको पूरा समराइज करता हूं, ये सारी बातों को अच्छे से समराइज करेंगे और अब आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। जरा देखिए, सारी बातों को समराइज करता हूं कि क्या है ये मॉलिक्यूल्स का कंडीशन क्या है। अब क्या करना है, उसके बाद जितना अब तक हमने पढ़ाया है उन सारी चीज़ों को समराइज करते हैं। ये जो पार्ट अब तक हमने पढ़ाया इट इज़ अ लेवल 0। लेवल 0 का मतलब एक हमने सिंपल आपको एक स्टोरी सुनाई और उस स्टोरी से रिलेटेड हमने मोल को रिलेट किया। मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर होता है। 1 मोल कुछ भी इज इक्वल टू दिस नंबर कुछ भी, ठीक है ना। अब हम इसको रिलेट करते हैं जरा, अब प्रॉपर एक पूरा समराइज करेंगे। देखिए, जैसे मान लिया मैंने लिखा है, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है HNO3, ये टर्म्स लिखा हुआ है HNO3, अच्छे से समझिएगा जरा। HNO3 का मतलब क्या है, अभी तक हमने एक हमारे पास टर्म है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक टर्म हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल, एक टर्म हम यूज करते हैं एटम्स। सारी बातें अब हम रिलेट करेंगे अपने मोल से, ठीक है ना। इसके बाद हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, हम रिलेट करेंगे आयंस, हम रिलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, हम रिलेट करेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम अभी हम आगे पढ़ेंगे, वॉल्यूम का टर्म हम सबसे लास्ट में रखेंगे। कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, आयंस, मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 चीजें हम मोल से रिलेट करेंगे। पहले जरा बेसिक टर्म समझ लो, बहुत अच्छे से समझना। ये लिखा हुआ है HNO3, HNO3 में हाइड्रोजन यहां पर एक एलिमेंट है, आवाज आ रही है ना। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब एटम। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, मतलब एटम। ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, बस समझ पा रहे हो ना। हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। अब अगर मैं इन सबको मिला दूं तो जानते हो क्या होता है, ये पूरा होता है मॉलिक्यूल। ये पूरा क्या होता है, मॉलिक्यूल। इट इज अ फुल मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको जरा इधर बीच में लिखें हम, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा हम कहना क्या चाहते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं HNO3, इट इज कॉल्ड HNO3, ठीक है ना। ये पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एटम्स और एटम्स, इट बिकम्स अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब जरा बताओगे इसमें कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। ऑफ कोर्स यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल कितना, एक ही मॉलिक्यूल तो है यहां पर, इट इज 1 मॉलिक्यूल। क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा ओके, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, बताओगे। हाइड्रोजन का एटम कितना है, एक, हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है ना। ओके, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन का एक एटम है, देखो
बिल्कुल अच्छे से ये बात अगर समझ में आ गई ना तो पूरा फुल चैप्टर ही तुमको समझ में आ जाएगा, कुछ इसके अलावा सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। एक ही कंपाउंड से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? एक। अच्छा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितने हैं? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं टोटल कितने एटम्स हैं? टोटल एटम्स कितने हैं? 3, 4, 5, टोटल एटम्स 5। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखिएगा जरा, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर इसको इधर लिख देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब यहाँ पे ये बेसिकली हम इसको मोल बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, हम लिख रहे हैं आयंस के बारे में, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हम लिख रहे हैं इसके अलावा क्या है, एटम्स के बारे में, हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, हम लिख रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। इतना रिलेशन हमको यूज करना है, ये रिलेट करना है, यही है पूरा मोल कंसेप्ट का मेन फंडा, ठीक है ना। कई एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बन जाता है। अभी सारी बात करेंगे हम एक एक करके, ठीक है ना। तो इस HNO3 के रेस्पेक्ट में सारी बातें समझ गए ना। इसमें पूरा एक मॉलिक्यूल है, देखो एक मॉलिक्यूल। HNO3 की जगह हम कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते थे। इन जनरल केमिस्ट्री में पूरा मॉलिक्यूल ही तो होता है। आप एटम के बारे में तो कम पढ़ते हो ना। जैसे O एटम है, OO2 ये पूरा मॉलिक्यूल है। कम से कम 2 एटम का मिक्सचर हो वो मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल एटम के लिए वही प्रोटॉन होता है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1, ठीक है ना। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन जरा बताओगे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो एटॉमिक नंबर 7, तो वही 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर ही हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा जरा बताओ, कितने? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो 8 × 3 24, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछ लूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? सभी को ऐड कर दो, 24, 31, 32। क्या समझ पा रहे हो? एटम समझ गए, इलेक्ट्रॉन समझ गए, मॉलिक्यूल समझ गए इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब जरा खास बात देखिएगा, ये एक ही मॉलिक्यूल तो है, लेकिन अगर मैं कह दूं यहां पर 1 डजन, ढंग से समझना, 1 डजन HNO3 है, तो 1 डजन HNO3 के लिए सारी वैल्यूज कितनी होंगी? क्या कहोगे? इन सभी में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 इससे, 12 इससे, 12 इससे, 12 इससे, 12 इससे। समझ पा रहे हो ना। अगर मैं यहां कह दूं कि 1 लाख HNO3 है, तो 1 लाख HNO3 के लिए, एक HNO3 के लिए सारी वैल्यूज ये हैं, तो 1 लाख HNO3 के लिए वैल्यू कितनी होगी? सबको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 लाख क्या होता है? 1 के आगे 5 जीरो, 5 ही होते हैं ना, जोड़ लो, ठीक है ना। 1 करोड़ 7 जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पर 1 डजन हटा के 1 मोल लिख दूं तो क्या करोगे? इन सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। यही एवोगैड्रो नंबर। एक काम करते हैं, इसको हम A0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बार बार इतना लंबा नंबर नहीं लिखूंगा मैं। A0 कभी कभी Na से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। Na लिखो या A0 लिखो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जैसे ही 1 मोल कहा ना, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू A0 एंड सो ऑन, और ये भी बिल्कुल इंटू A0, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर कोई भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 1 मोल HNO3 में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, और इनमें से कोई भी चीज यहां पर आप इसको चेंज करोगे तो इसके रेस्पेक्ट में वो सारी चीजें बदल जाएंगी। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, 1 मोल ऑफ दिस थिंग, इसके अलावा इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास होता है, टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जरा देखिएगा। टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा जरा बताओ। हाइड्रोजन का कितना? 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना? 14 प्लस 16 3 = 48 इज इक्वल टू व्हाट? 63 ग्राम। तो ये भी 1 मोल के बराबर है। जैसे 1 ग्राम कार्बन एटम बराबर 12 ग्राम कार्बन होता है ना, 1 मोल
कार्बन एटम बराबर 12 ग्राम कार्बन एटम। वैसे ही 1 मोल नाइट्रोजन एटम बराबर 14 ग्राम, मतलब 1 मोल किसी एटम का उसका एटॉमिक वेट के बराबर है। वैसे ही 1 मोल किसी का मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। एटम का एटॉमिक वेट के बराबर 1 मोल होता है, वैसे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बात सबको समझ में आ रहा है? अभी हम आयंस की बात थोड़ी देर में करेंगे और वॉल्यूम की बात भी अभी करेंगे। हम इन दोनों को जरा छोड़ देते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। पहले इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, एटम्स और मॉलिक्यूलर मास, ये 4 बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 1 मोल के रेस्पेक्ट में सारी बातें हम लिख सकते हैं। जरा एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका नोट करो, और एक एग्जांपल और कराता हूं मैं आपको, तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा और फिर देखेंगे इसमें इसका क्रस है क्या। देखिए, किसी भी एटम के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल के रेस्पेक्ट में वो सारी बातें लिखी जा सकती हैं और इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। समझ पा रहे हो? दिख रहा है ना सभी को? देखो, अब मैं यहां पर लिखता हूं 1 मोल एसिटिक एसिड दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। इस 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के रेस्पेक्ट में आपको सारी बातें लिखनी है। क्या लिखनी है? टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, टोटल एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड टोटल एटम्स। ये सारी बातें आपको उसके आगे लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी बातें लिखनी है, सारी बातें लिखनी है। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास लिखना है 1 मोल के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। सारी बातें लिखो, राइट, सारी बातें लिखें। देखो, टोटल एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने एटम है? 3 और 1 4, 4 एटम है ना, 4। लेकिन 4 एटम तो है, लेकिन 4 एटम केवल 1 मॉलिक्यूल के, लेकिन 1 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब 4A0, ठीक है ना। ओके, एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं? 2, यानी 2A0। समझते चलिएगा भाई, 1 मोल एसिटिक एसिड में 2A0 यानी 2 × 6.023 × 10⁻23, मतलब ऐसे समझ लो आप 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो 1 CH3COOH में 1 दर्जन मतलब 12, तो 12 × 2 24 हो जाते। तो वही 1 मोल का मतलब बस वो नंबर है, समझ गया ना। 1 लाख कर देते तो वहाँ 2 A0 की जगह 1 लाख कर देते, 1 करोड़ कर देते तो वहाँ 1 करोड़ मल्टीप्लाई कर देते, तो वैसे ही 1 मोल है, ठीक है ना। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो 2A0 1 मोल के रेस्पेक्ट में। टोटल एटम्स कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8, 8 यानी 8A0, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन कितने? 3 और 1 4, 4A0, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन इसमें, 3 और 1 4, 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितना है? 2, यानी 6 इसमें और 6 इसमें, टोटल कितना? 12A0। इलेक्ट्रॉन का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, समझिए। जैसे भाई ये नाइट्रोजन लिखा है 7 × 14, तो एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया 7, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 7। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन 14 - 7 बराबर 7। ये पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इधर 8 8 16, तो यानी 16A0, ठीक है ना। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब जोड़ो, 6 6 12, 12 ये हो गए, और 3 1 4 और 8 8 16, तो कितना हो गया? 6 4 10, तो 12 और 1 1 2 और 1 3, 32A0। और टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ दीजिए, कितना? 12 12 24, और 24 तो 4 28, और ये 16, कितना? 6 4 10 14 44। हाँ भाई, कुछ गलत किया, देखो 6 12 12 24, ये दोनों 24 हो गए, और हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन 16 16 32, सॉरी 32, है ना। 4 4 8 तो 10, और 3 2 5 1 6, 60, ठीक है ना। तो 60 ग्राम। समझ पा रहे हो? इस तरीके से किसी भी 1 मोल के रेस्पेक्ट में ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है
इंपॉर्टेंट ये है, जरूरी नहीं है मैं आपसे पूछूं एक मोल में कितने एटम हैं, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूलर मास है। हम आपसे उल्टा पूछ सकते हैं, इतने एटम्स में कितना मोल होगा, इतने इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होगा, इतने में कितना मोल होगा, या इतने इलेक्ट्रॉन में कितना एटम होगा, या इतने मॉलिक्यूलर मास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल खिचड़ी पक जाती है। मतलब अगर आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई तो फिर आप क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन तुम कभी भी गलत नहीं करोगे। इवन आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं इसकी एक टेक्निक भी बताऊंगा आपको। लेकिन टेक्निक तो क्या है कि कंसेप्चुअल है ना, ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो टेक्निक सारी यहीं से निकली है। ठीक है ना। अब ये सारी सिचुएशंस, ठीक है ना। अब देखो जरा क्वेश्चन की जरा रिवर्स ऑर्डर देखो क्वेश्चन का। जैसे 1 मोल CH3COOH दे रखा है। 1 मोल CH3COOH में मैंने क्वेश्चन कैसे पूछा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन मैंने पूछा कि ये बताइए कि 30 ग्राम एसिटिक एसिड में, 30 ग्राम एसिटिक एसिड में बताइए कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। क्वेश्चन देखना कि 30 ग्राम एसिटिक एसिड में, 30 ग्राम एसिटिक एसिड में फाइंड द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये कहा है फाइंड द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड से। अब आपको देखो 1 मोल ये एसिटिक एसिड है तो बाय डिफॉल्ट 1 मोल कंसीडर करेंगे। 30 ग्राम बाय डिफॉल्ट 1 मोल कंसीडर हम कर लेंगे, भाई एसिटिक एसिड है। अब 30 ग्राम दे दिया है तो 1 मोल एसिटिक एसिड में कितने ग्राम एसिटिक एसिड के होते हैं, 60 ग्राम में। और 60 ग्राम में ऑक्सीजन के एटम हैं कितने, कहां है ऑक्सीजन के एटम, ये कितने 2A0। बात समझ पा रहे हो ना। मतलब 30 ग्राम एसिटिक एसिड में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल, क्योंकि 1 मोल तभी तो हम 60 ग्राम मान रहे हैं। ठीक है ना, 1 मोल के रेस्पेक्ट में। तो मुझे ये बताओ 60 ग्राम में, यानी 60 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2A0। यानी देखिएगा 60 ग्राम एसिटिक एसिड में एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2A0। इसलिए 30 ग्राम में कितने होंगे, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 30A0, 30A0 अपॉन 60, ये 60। ठीक है ना। तो 30 2 से 2 कैंसिल, मतलब A0। यानी कि 30 ग्राम में A0 आएगा। सीधा सीधा लिखा हुआ 60 में 2A0 है तो 30 में A0 ही आएगा। सीधी सी बात है, साफ दिख रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। 60 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम, अगर मैं केवल 1 मोल ना मानता, केवल अगर मानता तो 2 हैं, तो 30 में कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। लेकिन 1 मोल के रेस्पेक्ट में बस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो नंबर। तो यहां से ये वाला, यहां से ये वाला, सब कुछ आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्लियर हो रहा है सभी को। मैं रब कर रहा हूं इसको, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इट इज सिंपल। इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर को ही इलेक्ट्रॉन, अभी हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी रिलेट करेंगे। ठीक है ना। अभी पहले बेसिक बातें खाली समझ जाइए। अब एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, कंक्लूजन दे रहा हूं मैं, या कंक्लूजन से पहले मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूं आपको, है ना। कंक्लूजन से पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूं। चलो एक क्वेश्चन पहले और सॉल्व करवा देता हूं मैं, उसके बाद कंक्लूजन और अपनी टेक्निक बताऊंगा मैं। ठीक है ना। देखो जैसे मान लिया लिखा हुआ है H2SO4, ठीक है ना, H2SO4। मैंने कहा फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ H2SO4। 50 ग्राम H2SO4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन H2SO4 के हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 50 ग्राम H2SO4 में फाइंड द टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ H2SO4। ये H2SO4 है, 50 ग्राम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। तो कैसे सॉल्व करोगे, 1 मोल H2SO4 कितने ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 2 + 32 + 64 कितना, 98 ग्राम H2SO4। 1 मोल H2SO4 में टोटल मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम H2SO4 होता है। ठीक है ना। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जरा देखो, हाइड्रोजन के कितने, 2, सल्फर का कितना 16, ऑक्सीजन का कितना 8 4 32, तो कितना आ जाएगा 8 2 10 और 3 4 1 5 50।
यानी कि 50 A0 ये इलेक्ट्रॉन होंगे ना टोटल। एक मोल H2SO4 में 50 A0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस बात को समझिए। एक मोल H2SO4 में 50 A0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि एक मोल H2SO4 का मतलब है 98 ग्राम H2SO4 में 50 A0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 98 ग्राम H2SO4 में 50 A0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए कितने ग्राम में पूछा है? 50 ग्राम में पूछा है। कितने x होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50 इंटू 50 A0 अपॉन 98। ये आंसर, जो भी कैलकुलेशन आया वही आंसर है। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ये वाली बातें समझ में नहीं आती हैं तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। ये टेक्निक आपको बिल्कुल आएगी समझ में। हालांकि कंसेप्ट वही है, अच्छे बच्चे अगर हैं तो फिर यही कंसेप्ट पहले समझें, और इस कंसेप्ट को हमने कंक्लूजन के फॉर्म में बस टेक्निकली लिख दिया है। देखो अब ये ट्रिक देखो मैंने कैसे लिखा इसको। ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक हमारे पास क्या है, यहां पर हम वेट लिखेंगे ग्राम, उसके बाद हम लिखेंगे मोल, मोल के बाद लिखेंगे हम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद लिखेंगे हम एटम्स, और एटम्स के बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। बस इस टेक्निक को बहुत अच्छे से समझ लेना। 1 2 3 4 5। अभी मैं आयंस और वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, आगे बात करूंगा, ठीक है ना। ग्राम्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि लिखा है 10 ग्राम कार्बन और हाइड्रोजन, मीथेन। 10 ग्राम मीथेन लिखा है, देखिएगा। अब 10 ग्राम मीथेन तो सबको पता है, वेट ऑफ मीथेन, यू नो वेरी वेल, 10 ग्राम मीथेन, ठीक है ना। अब इसको 10 ग्राम को मोल कैसे बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएंगे, एटम्स कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे। तो जैसे लेफ्ट टू राइट बनाएंगे ना, वैसे राइट से लेफ्ट पे भी चले जाएंगे। मतलब आप ऐसा समझ लो, अब तक की जितना हमने पढ़ा है उस सब को हमने एक ही धागे में पिरो के यहां पेश कर दिया, ऐसा समझ लो आप। ये समझ गए, मतलब उसका पूरा कंक्लूजन है ये, ठीक है ना। बस ये लाइन समझ लीजिए। 10 ग्राम HNO3, 10 ग्राम क्या है, मीथेन है। तो 10 ग्राम मीथेन का मतलब मोल कैसे बनाओगे? मोल बनाने के लिए 10, यही जो गिवन वेट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कार्बन का कितना होता है, कितना 12 + 4, ठीक है ना, कितना हो गया 16। तो ये 16 इट इज व्हाट, मोल। मतलब किसी भी गिवन वेट को मोल बनाना है तो क्या करोगे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये जो हमने फॉर्मूला भी बताया था आपको पहले, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इट इज कॉल्ड मोल। अच्छा, मोल को मॉलिक्यूल्स अगर बनाना चाहते हो तो 10/16 इंटू एवोगैड्रो नंबर। भाई हमें पता है ना, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अभी बताया। जैसे 1 मोल HNO3, तो 1 मोल HNO3 का 1 मोल होता है ना, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हमेशा एक मोल में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इतने मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होगा। आप ऐसा समझ लो, जब भी मोल निकालोगे तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। कुछ नहीं आ रहा है समझ में, आप एवोगैड्रो नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द मोल, इट बिकम्स मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। अब बस मॉलिक्यूल अगर बन गया तो मॉलिक्यूल से ही बनाते हैं एटम्स, और मॉलिक्यूल से ही बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल से ही बनता है एटम, मॉलिक्यूल से ही बनता है इलेक्ट्रॉन। कैसे? मॉलिक्यूल्स को एटम कैसे बनाओगे, 10/16 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये क्या बन गया, ये बन गया मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है। अब एटम का मतलब क्या है कि 10 ग्राम मीथेन में अगर मैं पूछूं कार्बन के कितने एटम है तो मल्टीप्लाइड बाई 1, अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन के कितने एटम है तो मल्टीप्लाइड बाई 4, और अगर मैं पूछूं टोटल कितने एटम है तो मल्टीप्लाइड बाई 5। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मतलब मॉलिक्यूल्स तक बनाओ, और मॉलिक्यूल्स इज मल्टीप्लाइड बाई 1 देन एटम्स ऑफ कार्बन इन 10 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 4 देन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 10 ग्राम, एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 देन टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ मीथेन। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओगे, यही मॉलिक्यूल्स लिखो यहां पे, 10/16 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो मल्टीप्लाइड बाई 6, हाइड्रोजन के पूछे जाए तो मल्टीप्लाइड बाई 4, और टोटल पूछा जाए तो हाइड्रोजन का 4 और कार्बन का 6 4 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। बस इतना कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए इस बात को। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझाता हूं इसको। फिर से समझिए एक बार। गिवन वेट आपको दिया हुआ है, गिवन वेट ये आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। अब अगर इसको मोल बनाना है तो आपको क्या करना है, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, इट बिकम्स दैट रेशियो इज कॉल्ड मोल।
तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट्स, यहाँ कोई भी एक्स ग्राम हो सकता है, यहाँ कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो मोल बन जाएगा। अच्छा, मोल को अगर एवोगाड्रो नंबर, किसी भी दुनिया के किसी भी मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। दैट्स इट, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ये बात बिल्कुल मंगलसूत्र बनाओ और गले में पहन लो, और जब भी मोल कॉन्सेप्ट आए तो सामने वाले को पहना दो। समझ पा रहे ना, मतलब मोल में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूल्स बन जाता है। और मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, मॉलिक्यूल्स में अगर एटम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एटम बन जाएगा, मतलब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स बन जाएगा, और अगर उसको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो ना, ग्राम, मोल और मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट से। एलिमेंट्स का मतलब है कार्बन से मल्टीप्लाई कर दो तो एक एटम, हाइड्रोजन के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन के एटम, टोटल मल्टीप्लाई कर दो तो 5 टोटल एटम मीथेन के, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो इसी मॉलिक्यूल्स को, ध्यान रखना एटम को नहीं लेना है, मॉलिक्यूल को लेना है वहां पे। और अगर एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रॉन, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, टोटल मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मीथेन इन 10 ग्राम। बस इतना। तो अभी हमने लेफ्ट से राइट किया है, अब मैं राइट से भी लेफ्ट कर सकता हूं और क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। समझ पा रहे हो ना। लेकिन अभी पहले लेफ्ट से राइट ही आप एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, लेफ्ट से राइट करो आप, है ना। इसको मैं यहां पे हटा देता हूं, इधर मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। तो एटम्स में कितना आ जाएगा, 1, 4 और 5, इधर कितना था, 6, 4 और 10, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जरा सॉल्व करो। 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, सारी वैल्यूज निकालो, सारी वैल्यूज इसके आगे लिखो। चलो जल्दी से सॉल्व करो। देखिए कैसे, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48, ठीक है ना। सभी को ऐड करोगे 100 आ जाएगा। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर वेट आप धीरे धीरे करके याद कर लें, 1 to 40 एटलीस्ट याद होने चाहिए। वैसे क्वेश्चन में दिया होगा लेकिन फिर भी। तो देखिए गिवन वेट कितना है 200, तो 200/100 सीधे सीधे ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 2, है ना। तो डायरेक्ट 2 लिख दूं मैं, 2। अब उसके बाद मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये क्या हो गया मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2a0 इंटू किसके एटम पूछे, कैल्शियम के एटम पूछे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन के पूछे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन के पूछे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर टोटल पूछे हैं तो 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर लिखता हूं थोड़ा, देखो आप ऐसा समझो ना, क्या किया मैंने कि 2a0 मॉलिक्यूल्स हो गए किससे, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एटम, 1 से कार्बन का एटम पूछे तो भी 1 से मल्टीप्लाई, अगर ऑक्सीजन का एटम पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर टोटल एटम पूछे तो 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई इट इज द टोटल एटम, और 1 से मल्टीप्लाई कैल्शियम का एटम, 1 से मल्टीप्लाई कार्बन का एटम, और 3 से मल्टीप्लाई तो ऑक्सीजन का एटम। समझ पा रहे हो, मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा वापस फिर से मॉलिक्यूल्स ले लो, 2a0 इंटू इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 20 से मल्टीप्लाई कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8 × 3 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो किससे 24 ऑक्सीजन के, लेकिन इन तीनों को जोड़ के अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं बिना किसी इफ एंड बट के, ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात, इसी का ठीक रिवर्स ऑर्डर देख लो, ठीक रिवर्स ऑर्डर इसका देखो। अगर मैं आपसे किसी के एटम दे दूं और एटम से कहूं मॉलिक्यूल्स बनाओ, तो एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे भाई, मॉलिक्यूल से एटम कैसे बनाते हो, एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो अगर मैं एटम दे दूं और एटम से कहूं कि मॉलिक्यूल बनाओ तो क्या करोगे, उसी एटम से डिवाइड कर दोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि लिखा है 100 एटम्स ऑफ मीथेन, 100 एटम्स ऑफ मीथेन लिखा है, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 एटम्स ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा तो बताओ मोल कितने होंगे। तो देखो मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या करते हो कि एटम बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में उन्हीं एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो ना, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4, 5 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यहां पे क्या करोगे 5 से डिवाइड कर दोगे। ये देखो
100/5 इट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। 100 एटम्स ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 100/5। फील करो, समझना है तुमको ये भाई। मॉलिक्यूल्स, अगर जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, मैं कहूँ मॉलिक्यूल्स में बताओ कितने एटम्स होंगे, तो क्या करोगे? CH4 में मॉलिक्यूल्स को एटम में बनाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 5 तो 100 आ जाएगा ना। मॉलिक्यूल्स को वापस किस में? मोल में बनाओगे, तो मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हो? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके ये मोल बन गया। वापस इसको क्या लाओगे? मोल से मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या करते हो? वेट को मोल बनाने के लिए क्या करते हो? मॉलिक्यूलर वेट से क्या करते हो? डिवाइड करते हो ना। यहां मॉलिक्यूलर वेट से क्या करोगे? 100/5A0 इंटू 16, ये ग्राम हो गया। वापस मतलब जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे पीछे बढ़ेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स अ वीमैन परफेक्ट। ठीक है ना? समझ गए ना? अच्छा, एक बात और, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, लिखा है 100 एटम्स ऑफ मीथेन में ये बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैं आपसे पूछूं कि 100 एटम्स ऑफ मीथेन दे रखा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 100 एटम्स ऑफ मीथेन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप क्या करोगे? यहां से यहां नहीं बनाओगे, यहां से पहले एक कदम पीछे आओगे, मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से ही आप एटम और मॉलिक्यूल से ही आप इलेक्ट्रॉन बनाते हो ना। तो आपको क्या करना है? एटम से एक स्टेप पीछे आना है, मॉलिक्यूल बनाना है। तो एटम से एक स्टेप पीछे कैसे आओगे? 100 अपॉन किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये टोटल एटम्स ही दे रखे हैं बाय डिफॉल्ट, अगर ना कहा जाए तो टोटल एटम, तो 3 और 4 और 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया? ये आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन आ गया। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन को तुम इलेक्ट्रॉन में ले जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन में कैसे ले जाओगे? मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टोटल एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर कितना है? 6 और 1 4 10। इट इज व्हाट? 5 2 बराबर 200 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो, लेफ्ट टू राइट, राइट से लेफ्ट, अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे थोड़ी सी किसकी? आयंस की, और फिर वॉल्यूम की, और फिर इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से। अभी इस चैप्टर को आप जितनी बार सुन सकते हैं, जितनी बार सुन सकते हो उतनी बार सुनिए। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात की है हमने, ठीक है ना? धीरे धीरे करके बहुत एक्सटेंड हो जाता है ये चैप्टर, और बहुत टफ नहीं, आप देखिए बहुत आसान है। बस ये वाली बात पूरे अब तक की चैप्टर का बस ये सेंस है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना? अभी मैंने केवल आपको कंसेप्चुअली अप्रोच, कंसेप्ट समझाए हैं। न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टर्न पर सॉल्व करेंगे और भी कुछ बातों को लेके, ठीक है ना? थैंक यू।